स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आज सुनते हैं नरेश कौशिक की लिखी कहानी रब्बी। तांगा हवेली के सामने जाकर रुक गया। मदन मोहन बाबू तांगे वाले को किराया दे ही रहे थे कि सामने गली में मुंशी जी दौड़कर आते दिखाई दिए। उन्होंने झुककर राम राम किया। तांगे से बाबू साहब का ब्रीफकेस उतरवाया और दोनों हवेली की ओर बढ़े। पंडित परमानंद की हवेली, साल 1899। हवेली के बड़े से दरवाजे के ठीक ऊपर लिखा था। मुंशी जी ने जेब से चाबी निकाली और हवेली के बड़े विशाल दरवाजे पर जड़े लगभग जंग खा चुके ताले में लगा दी। करीब 9 साल बाद मदन मोहन बाबू हवेली में कदम रख रहे थे। पुराना ताला था और वो भी जंग लगा हुआ, लिहाजा खोलने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भारी दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया और ची 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 की आवाजों से हवेली गूंज उठी। हजारों चमगादड़ मुंशी जी और मदन मोहन बाबू के सिर के ऊपर से उड़ते हुए बाहर की ओर भागे। मदन बाबू दिल्ली में रहते हैं, सरकार में किसी बड़े ओहदे पर हैं। करीब महीना भर पहले मुंशी जी ने उन्हें फोन किया था। मदन बाबू राम राम। दरअसल हमने इसलिए आपको तकलीफ दी कि हवेली की सूचना देनी थी। मैंने तो पिछली बरसात में भी आपको बताया था कि हवेली की हालत ठीक नहीं है। सारे कमरों की दीवारें सीलन से झिर गई हैं और इस बार बारिश में तो 2 मंजिले हिस्से की छत भी टपकने लगी। आपको अब हवेली का कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। मुंशी जी के दादा परदादा भी मदन मोहन बाबू की खानदानी जमीन जायदाद की देखरेख करते आए थे। अब ये जिम्मेदारी मुंशी जी ने संभाल रखी थी। फसल की बुआई सिंचाई से लेकर दाम तय करने और हवेली की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। हवेली की हालत जानने के लिए ही आज मदन बाबू गांव आए थे। ऐसा नहीं था कि गांव दिल्ली से कोई बहुत दूर था। आईएसबीटी से कुरुक्षेत्र को जाने वाली बस गांव से कोई 2 किलोमीटर दूर छोड़ती थी और वहां से तांगा पकड़कर आराम से पहुंचा जा सकता था। लेकिन 7 भाइयों में से केवल मदन बाबू ही ऐसे थे जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। बाकी सब विदेश जा बसे थे। ऐसे में फिर खाली हवेली में वो आकर करते भी क्या। मुंशी जी फसल की बटाई के पैसे साल भर में एक बार आकर दिल्ली ही पहुंचा जाते थे। मुंशी जी ने सामान बैठक में रखा और मदन बाबू से अनुमति ले भोजन पानी का इंतजाम करने चले गए। मदन मोहन बाबू ने बैठक पर नजर दौड़ाई। 5-7 चारपाइयां पड़ी थीं, जिनके बान का रंग बदरंग हो चुका था। दाहिनी ओर दादाजी की गद्दी थी। मदन बाबू न जाने कहाँ खो गए। कभी इसी गद्दी पर दिन भर लेनदारों और देनदारों का जमघट लगा रहता था। उस पर बिछी सफेद चादर स्याह काली पड़ चुकी थी और मसनदों को चूहों ने उधेड़ दिया था। गद्दी के बाईं ओर तिपाई पर रखी लालटेन इतनी काली पड़ चुकी थी कि नजर भी नहीं आ रही थी। बैठक में इस कदर सन्नाटा था कि खामोशी कानों में बज रही थी। दादाजी अच्छी लंबी चौड़ी जायदाद के मालिक थे और इलाके के बड़े साहूकार भी। लोगों का उनसे खूब लेन देन चलता था। आसपास के गांवों में उनका बहुत रसूख था। किसी कर्जदार को कभी उनसे कोई शिकायत नहीं हुई थी। कितनों का तो सूद उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था। न जाने कितने लोगों की वो गाहे बगाहे रुपए धेले से ऐसे ही मदद कर देते थे। अचानक मदन बाबू को लगा लालटेन की लौ जल उठी है। लालटेन की रोशनी में 60 साल पहले बीत चुके लम्हे उनकी आंखों के आगे घूमने लगे। बाबा, आप शहर जाएंगे तो मैं क्या तांगा ले आऊं? बाबा, सागर खाली पड़ा है, आपके लिए इसमें पानी भर दूं? या फिर बाबा लाइए, आपका साफा गद्दी पर रख दूं? बाबा प्यार से नन्हे मदन मोहन के सिर पर हाथ फिराते और चवन्नी हाथ पर रख देते। मदन मोहन तुरंत चवन्नी को मुट्ठी में दबा पंसारी की दुकान को दौड़ जाता मिठाई लाने। मदन मोहन ख्यालों से लौटे तो देखा
लालटेन वैसी ही काली पड़ी थी। दादाजी की छतरी वैसे ही अलगनी पर टंगी थी जैसे वो खेत से लौटकर टांग देते थे। मदन मोहन बाबू, हवेली की इस बार भी अगर मरम्मत नहीं कराई गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। पिछले हिस्से में एक कमरे की आधी दीवार पहले ही ढह चुकी है। मुंशी जी की आवाज से उनकी तंद्रा भंग हुई। कितनी रखवाली करे कोई। पिछले कमरे की टूटी दीवार से कई बार चोरी चकारी भी हो चुकी है। अब हवेली में रखा ही क्या है मुंशी जी? कुछ पुराने बर्तन, चारपाइयां, कटखड़, कोठार, और वो भी खाली। कोई क्या ले जाएगा? खम्भों की मेहराबों के बीच चिड़ियों ने घोंसले बना रखे थे। जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है। कुदरत के नियम तो उससे भी अजीब। किसी का आशियाना उजड़ने पर ही किसी दूसरे का बसता है। बैठक की ऊंची छत की ओर देखा। चिड़िया झरोके में से कभी बाहर जाती तो कभी घोंसले में आकर बैठ जाती। कहने को तो हवेली में अभी भी चहल पहल थी। चिड़ियों का बसेरा, चूहों की धमा चौकड़ी, छतों की कड़ियों में छुपे चमगादड़। मुंशी जी कह रहे थे कि मोटी माई के औबारे के बाहर तो एक दिन उन्होंने सांप तक देखा था। बैठक से एक दरवाजा भीतर के दलान में खुलता था। मदन मोहन बाबू दलान में आ गए। मुंशी जी ने वहीं एक मूढ़ा डाल दिया। उन्होंने बाबू साहब के हाथ धुलवाए और थाली उनके आगे रख दी। मदन बाबू चुपचाप निवाले तोड़ तोड़कर खाने लगे। कौर चबाते चबाते उन्होंने दालान के दोनों ओर बने कमरों पर नजर दौड़ाई। मेहराबों वाले गलियारे के साथ साथ कमरे थे। बाईं ओर पहला कमरा दादी और दादा का। दादा को वो प्यार से बाबा कहकर बुलाते थे। फिर अगला माँ और पिताजी का। उसके बाद 6 चाचाओं और चाचियों के कमरे थे। दाहिनी ओर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें घर की सारी लड़कियां और संतो बुआ जी रहती थीं। एक और बड़े कमरे में सारे लड़के रहते थे। उसी गलियारे में एक कोठार था जिसमें घर का महीनों का राशन भरा रहता था। आटे शक्कर के बोरे, गुड़ का कोठार, दाल चावल का कोठार, देसी घी के मर्तबान। इस कमरे में केवल दादी और महाराज को ही आते जाते देखा था। उससे अगला कमरा, जो कि दादी बाबा के कमरे के ठीक सामने था, उसमें घर के मवेशियों का चारा खल, बिनौले, चूरी, काले चने, सरसों के तेल के पीपे और ना जाने क्या क्या सामान रखा रहता था। साथ वाले कमरे में खेती किसानी का सामान था। जेली, फावड़ा, कुदाल, खुरपियां, बधाड़, तिरपाल, दरातियां, तसले, गेहूं बरसाने की छाछ और न जाने क्या क्या। इन कमरों की चाबी बाबा के पास रहती थी। घर की बहुओं के कमरे के पीछे और बड़े बड़े कमरे थे जिनमें उनकी संदूकें, गहनों के कनस्तर और उनका निजी सामान रखा रहता था। गलियारे से ये भीतर के कमरे नजर नहीं आते थे। मदन बाबू ने दालान के ठीक सामने नजर दौड़ाई। पूजा का कमरा बंद था। इसी पूजा घर के पीछे था मोटी माई का औबारा। कहते हैं बाबा की कोई बुआ थी जो छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। ये कमरा यानी औबारा उन्हीं का था। घर के बच्चे उन्हें मोटी माई बुलाते थे। वो घर के सब बच्चों की माई थी, लेकिन अपने पेट का जना कोई माँ कहने वाला न था। मोटी माई के औबारे के बारे में तरह तरह की कहानियां हवेली में कही सुनी जाती थी। कोई कहता उसमें आत्माएं रहती हैं, कोई कहता औबारे में मोटी माई गहने गाड़ के गई थी, कोई कहता औबारे में अशर्फियों से भरे घड़े धरे हैं। लेकिन असलियत किसी को पता नहीं थी। किसी बच्चे की तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि औबारे के आस पास भी भटक जाए। घर की बहू बेटियों का तो औबारे में जाने का कोई काम ही नहीं पड़ता था। बाबा भी साल में बरसात के दिनों में ही औबारे में जाते, ये देखने की कहीं छत न टपकने लगी हो। बच्चों के लिए बड़ा रहस्य ही था कि मोटी माई के औबारे में आखिर है क्या। लेकिन बड़े होते होते मदन बाबू को भी ये राज समझ में आ गया था। आज उनके गांव आने के पीछे मोटी माई का औबारा भी एक बड़ी वजह था। अब तू क्या करेगा रब्बी? चिलम भरते रब्बी से पंडित परमानंद ने सवाल किया था। दादा, मैंने तो देखा नहीं पाकिस्तान। मेरे पुरखे तो इसी गांव की मिट्टी में जन्मे और यहीं की मिट्टी में मिल गए। अब इस मिट्टी को छोड़कर अपनी मिट्टी खराब नहीं करूंगा। चिलम में रब्बी ने टिकिया टिकाई,
तम्बाकू भरा और चिमटे से हारे में से अंगारे उठा उठा कर तम्बाकू पर टिकाने लगा। चिलम भरकर उसने पंडित जी को पकड़ाई। पंडित जी ने चिलम के निचले हिस्से में जोर का कश लगाया और अंगारे चमकने लगे। रब्बी ने उनके हाथ से चिलम ले हुक्के में लगा दी और नली पंडित जी की ओर बढ़ा दी। वो तो सब ठीक है रब्बी, लेकिन तुम्हारे घर परिवार के तो सब लोग चले गए, बीवी बच्चे तक चले गए। बिरादरी के सब लोगों के घरों में तो ताले लटके हैं। पंडित जी ने हुक्के का जोरदार कश लगाया तो पैंदे में गुड़ 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 की आवाज हुई। उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। यहां अकेली जान तू क्या करेगा और कब तक? पाए लागूं दादा, मैं तो जुलाहा हूं, जहां भी रहूंगा जुलाहा ही रहूंगा। मियाँ जिन्ना मुझे तो गद्दी देने से रहे, तो फिर यहीं क्या बुरा हूं? मेरी ना जाने कितनी पुश्तें गांव के कब्रिस्तान में दफन हैं। अब इन्हें छोड़कर कैसे चला जाऊं? रही बच्चों और बीवी की बात, वो लोग भी ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। मुझे यकीन है देर सवेर वो लौट आएंगे, इसलिए भी तो मैं नहीं गया। अच्छा दादा, चलता हूं, राम राम, सुबह फिर आ जाऊंगा। अच्छा रब्बी, भगवान तुम्हारा भला करे। दादा, अब तो भगवान के ही भरोसे हूं, अल्लाह भी पाकिस्तान चला गया होगा। पंडित जी हुक्का पीते हुए किसी सोच में पड़ गए। रब्बी गठरी बगल में दबाकर चौखट से उठकर चल दिया। पंडित जी की नजरें रब्बी का पीछा करती लग रही थीं, लेकिन ध्यान से देखो तो समझ में आएगा वो कहीं दूर किसी अनहोनी की आहट सुन रही थी। जय सिया राम, रब्बी ने मंदिर के बाहर से गुजरते हुए जोर से आवाज लगाई। जय सिया राम, जय सिया राम, चबूतरे पर बैठे पुजारी जी ने जवाब दिया। क्या सोचा रब्बी? पुजारी जी ने सवाल किया। रब्बी चबूतरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं गरीब भला क्या सोचूंगा महाराज, सोचना तो बड़े लोगों का काम होता है। सुना है कोई जिन्ना साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाया है। मेरे लिए तो वहीं काबा है जहां मेरे पुरखों की मिट्टी है। मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा हूं, जिसे जाना है जाए, मैं तो यहीं रहूंगा। तुम एकदम सही कह रहे हो रब्बी, अपने गांव के तो रुख भी सगे लगते हैं, कहां बेगानों में जाओगे। रब्बी ने गठरी उठाकर सिर पर रख ली। पंडित परमानंद के घर से कता हुआ सूत लेकर आया था। अभी भादों का महीना शुरू हो जाएगा। कार्तिक आने से पहले पहले वो गांव के लोगों का काम खत्म कर लेता था। अभी बहुत काम है, रब्बी सोचते हुए जा रहा था। ताना चढ़ाना है, खेस बुनने हैं और फिर रंगाई करनी है, कितना काम है। अब तो बच्चे और घरवाली भी नहीं है। रंगाई और ताने का सारा काम उसे खुद ही करना पड़ेगा। रब्बी इस गांव का जुलाहा था। जुलाहों के 3 घर थे इस गांव में। एक तो उसके सगे भाई कुरड़िया का था। दोनों भाई का निकाह सगी बहनों से हुआ था। यही तो खटराक था जान को। बड़ी बहन दबाव न डालती तो रुबैया कभी अपना घर द्वार छोड़कर न जाती। बहन की बातों में आकर उसका भी दिमाग खराब हो गया। देखो तो घर वाले को ही छोड़कर चली गई। वाह रे लुगाई की जात। रब्बी मन ही मन सोचता हुआ घर की ओर चला जा रहा था। कैसे कोई अपनी ही जड़ें उखाड़े। रब्बी पंडित परमानंद के खेतों में फसल कटाई का काम भी करता था। कुछ रंगाई कताई और कुछ खेत में मजदूरी करके उसका घर आराम से चल रहा था। इतना अनाज मिल जाता था कि परिवार पेट भरकर खा ले। ऊपर से पंडित जी बड़े रहमदिल थे। बड़ी भीड़ में परात भर अनाज तो ऐसे ही दे देते थे। पंडित परमानंद उससे कुछ खास ही स्नेह रखते थे। यही वजह थी कि गांव में अकाल पड़ने पर भी उसके घर का चूल्हा ठंडा नहीं पड़ा था। उसे असली मजा तो कार्तिक के महीने में आता था। बड़े बड़े जमींदारों और हवेली वालों के हरकारे उसकी कितनी चिरौरी करते थे। अरे रब्बी, सबसे पहले हवेली वाले पंडित जी का खेस बना दो। ओ रब्बी, पूस निकल गया तो दुकनिये का जमींदारिन के आचार डालेगी। गांव में किसी भी लड़की की शादी होती तो खास रब्बी के हाथ का बना दुकनिया दहेज में दिया जाता था। एक नहीं 5-5, दुल्हन का, सास का, त्यास का, फूफस का, जेठानी का, नन्नत का। रब्बी दुकनिया बनाने के लिए
कतासूत ताने पर चढ़ा देता, लहक लहक कर गाता, दादा देश जानदा परदेस जाइए, म्हारी जोड़ी का वर ढूंढिए, हंस खेल है दादा की ये पोती, ढूंढा से फूल गुलाब का। यानी दादा तुम देश ही नहीं परदेस भी जाना, लेकिन मेरे लिए ऐसा दूल्हा ढूंढना जो सुंदर हो, मेरे बराबर का हो। बेटी तुम हंसी खुशी रहो, खेलो कूदो, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए गुलाब के फूल जैसा दूल्हा ढूंढा है। रब्बी ताने पर दुकनियां बुनता तो रुबैया उन पर ऐसे सुंदर फूल काटती मानो अभी झरझर गिरेंगे। गांव की रस्म थी, लड़की जब विदा होती तो रब्बी और रुबैया उसे दुकनियां उड़ाते। विदाई के बखत जब औरतें गीत गाती तो रब्बी अपने आंसू ना रोक पाता। ओ लड़ियां ते को लड़ियां मेरी मायड़ रोव, साजन डोला डांटिए, ओ लड़ियां ते को लड़ियां मेरी गुड़िया ए छूटी, साथन छूटी साथ में। यानी दरवाजे के पीछे छुपकर मेरी माँ रो रही है, साजन जरा डोली रुकवाओ, दरवाजे के पीछे मेरी गुड़िया छूट गई हैं, सखी सहेलियां भी साथ में छूट गई हैं, साजन जरा डोली रुकवाओ। रुबैया भी हंसकर कहती, अल्लाह का शुक्र है बेटी नहीं दी, नाहक तुझे दहेज में देकर ससुराल भेजना पड़ता। एक दिन अचानक कहीं से पाकिस्तान पाकिस्तान का शोर उठा और शोर में सब कुछ दबकर रह गया। क्या कहते हो, बिरादरी के सारे लोग जा रहे हैं। बहन कह रही थी हिंदू मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। सुना है पड़ोस के गांव में हिंदुओं ने बिरादरी की कोई छोरी उठा ली। सुबह लाश मिली कुएं में। रुबैया ने दबी जबान में कहा, बस यही तुम्हारी खराब बात है, जिसने जो कहा यकीन कर लिया। अरे हमारी न जाने कितनी पुश्तें यहां पैदा हुई और यहीं खाक हो गई। जानती हो हमारी गांव में कितनी इज्जत है। बेशक जुलाहा हूं, लेकिन मान सम्मान में कोई कसर नहीं है। रुबैया तू सदा सुहागन रह, बच्चे सलामत रहें, तेरे भाई भतीजे बने रहें। पंडिताइन हाथ पर राखी बांधती रुबैया को आसीस पर आसीस दिए जा रही थी। हर रक्षाबंधन पर रुबैया हवेली में बड़ी बूढ़ी औरतों को राखी बांधने आती है। रुबैया खुद कच्चे सूत को गेरुए रंग में रंग कर राखियां बनाती थी। रुबैया जरा रुक तो सही। इतना कहकर बड़ी बहू ने पतीली भर दूध में बनी सिवैयां उसके हाथ में थमा दी। भरे घर से खाली हाथ नहीं जाते। फिर रुबैया ही नहीं, गांव की कुम्हारी, नाइन, मालिन और धोबन का भी हवेली के हर तीज त्योहार में हिस्सा था। रुबैया को बीते दिन याद आ रहे थे। जाने का तो उसका भी मन नहीं था, लेकिन बच्चों की सलामती ने उसे जाने पर मजबूर कर दिया, एक दिन लौट कर आने के लिए, इस यकीन के साथ कि कुछ समय बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हवा का रुख तेजी से बदल गया। सुना है नहरों में लाशें बहकर आ रही हैं। औरतों की कटी छातियां, मर्दों के हाथ पैर, किसी का धड़, किसी का सिर। चौपाल में आए दिन अब बंटवारे की चर्चा हो रही थी। हवेली की छत से पड़ोस के गांव से उठती आग की लपटें दिख रही थीं। हर बीतती रात ऐसे ही धूं धूं कर जलने लगती। दिनों को सन्नाटों ने निगल लिया था। खेतों में कटाई कब की हो चुकी थी। जवार बाजरे की फसल भी बोई जा चुकी थी, लेकिन खलिहान सूने पड़े थे। पगडंडियों पर बैलगाड़ियों के गुजरने की आवाज और मवेशियों के गले में बंधी घंटियों के स्वरों को खामोशी की नजर लग गई थी। गांव के तालाब में अब जानवर दिन भर अलसाए से नहीं लेटे रहते थे। बाहर से देखने से ही ऐसा लगता था मानो गांव भर पर कोई अनहोनी मंडरा रही थी। रब्बी भी तो मुसलमान है, रब्बी मुसलमान है। रब्बी अभी तक पाकिस्तान नहीं गया। गली गली और हर चौराहे पर अब लोग दबी जबान से यही सवाल करते नजर आते। आज से पहले गांव में किसी ने रब्बी का दीन धर्म नहीं पूछा था। वो भी भूल गया था कि वो मुसलमान है। गांव की संस्कृति और तीज त्योहार में हर जात के लोग ऐसे घुले मिले रहते थे कि रब्बी दिवाली भी उतने ही जोश से मनाता था जितने जोश से ईद।
उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था आज वो मुसलमान कैसे हो गया। उसका पहनावा, ओढ़ावा, तीज त्योहार, जीना मरना, सब कुछ तो गांव के बाकी लोगों जैसा ही था। उसे अब हर नजर में सवाल नजर आते, हर नजर में एक ही सवाल, तू गया नहीं रब्बी? कब जाएगा रब्बी? हर बीतते दिन के 7 सवालों ने चेतावनी का रूप ले लिया। अब तेरा यहां रहना ठीक नहीं है, अब भी सोच लो, जान प्यारी है कि नहीं? रब्बी की बात सुनकर पंडित परमानंद हंस पड़े। अरे जितना गांव हिंदुओं का है उतना ही तेरा है, चिंता मत कर, कुछ एक दिन की खुमारी है, उतर जाएगी। और फिर मेरे रहते कोई तेरे हाथ नहीं लगा सकता। रब्बी को थोड़ी तसल्ली हुई, पर यही तसल्ली वो अपनी घरवाली और कुनबे को नहीं दे पाया था। कहीं वो भीतर से डरा हुआ तो नहीं था? रब्बी समझ नहीं पा रहा था जो उसके भीतर घुमड़ रहा है वो क्या है। एक बार तो उसका भी जी चाहा, लेकिन अपने वजूद को इस मिट्टी से कितना भी वो खुरचे, उसका एक हिस्सा यहीं पर रह जाएगा। फिर लौट कर आया भी तो क्या ये हवाएं उसे पहचान पाएंगी? पौधे तो नई मिट्टी में पनप जाते हैं, लेकिन बूढ़े हो चुके पेड़ जड़ से उखड़ने पर मर जाते हैं। सांझ ढल चुकी थी। बड़े बूढ़े जंगल पानी होकर खलिहान से लौट रहे थे। अचानक न जाने कहां से हल्ला उठा, मुसलमान आए हैं, मुसलमान आए हैं, मारो मारो, कोई बचने ना पाए। लोग अपने अपने घरों से कस्सी, जेली, फावड़ा, लाठी लेकर गलियों में निकल पड़े। लेकिन कुछ देर बाद सब शांत हो गया। ये पता नहीं चला ये अफवाह कहां से उड़ी थी। जो भी हो, इसके बाद से गांव में ठीकरी पहरा शुरू हो गया। लड़कों ने रात में बारी बारी से गांव के चारों ओर पहरा देना शुरू किया। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। पड़ोस का सिकंदरपुर मुसलमानों का गांव था। मारकाट और लूटपाट शुरू हो गई। डर था ये आंच कहीं यहां तक ना आन पहुंचे। हवा इतनी भारी हो चली थी कि पत्ते भी हिलने से डरते थे। रात घिरने वाली थी। खेतों की पगडंडी से होते हुए एक बैलगाड़ी नारायण दास की बैठक के बाहर आकर रुकी, पर बैलगाड़ी से गाड़ीवान नहीं उतरा। पीछे दूर तक पगडंडी की रेत बहते खून से गीली हो चुकी थी। नारायण दास की लाश बैलगाड़ी में पड़ी थी। गांव वालों का खून खौल उठा। फैसला करने में कोई देरी नहीं हुई। पड़ोसी गांव के मुसलमानों ने ही मारा होगा, किसी को इस बात में शक न था। अब गांव के लोग नारायण दास की मौत का बदला लेना चाहते थे और रब्बी निशाने पर था। रब्बी, ओ रब्बी, किवाड़ों के पीछे से कोई फुसफुसाया। रब्बी ने मिट्टी के तेल की ढिबरी उठाई और किवाड़ खोल दिया। पंडित जी का गुमाश्ता तेजी से किवाड़ भेड़ते हुए भीतर घुसा। फूली सांस पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ बोला, जल्दी चलो, पंडित जी ने बुलवाया है। जो भी सामान बांध सकते हो बांध लो, पंडित जी कह रहे थे, अब देर करना ठीक नहीं। गुमाश्ता एक सांस में पूरी बात कह गया। रब्बी को स्याह रात में उसके घर के आसपास तैरते साए याद हो उठे। नारायण दास की मौत के बाद से रब्बी भी दहशत में आ गया था। रब्बी ने घर का जरूरी सामान बोरे में भरना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या रखे और क्या छोड़े। उसने अफरा तफरी में एक बोरे में ताना, टिकली, सूत और रंगाई कताई का सामान, दूसरे बोरे में कुछ कपड़े लत्ते, रुपया के चांदी के कुछ गहने, उससे इसके अलावा कुछ समझ नहीं आया। उसने दोनों बोरे पीठ पर लादे और दबे पांव गुमाश्ते के पीछे पीछे हो लिया। गली अंधेरे में लिपटी सुनसान पड़ी थी। पड़ोस के घर तो पहले ही खाली हो चुके थे, इसलिए सन्नाटा और बोझिल हो गया था। कुत्तों के रोने की आवाज बीच बीच में रात की खामोशी को चुनौती देती मालूम होती थी। खबीस का बीज कैसे रातों रात भाग गया। हाथ लग जाता तो टुकड़े टुकड़े कर देता। टीकरी पहरा देने वाली टोली में से किसी ने दांत भींच कर कहा। बड़ के पेड़ के नीचे सारी जमात जुड़ी थी। सबकी जुबान पर रब्बी का ही जिक्र था।
किसी को नहीं पता रब्बी कहाँ गायब हो गया था। उसके छुपने की जहां भी कोई गुंजाइश हो सकती थी वहां सब जगह ढूंढ लिया गया, लेकिन रब्बी नहीं मिला। गांव में दहशत का माहौल तारी था और हर दूसरा आदमी रब्बी के खून का प्यासा। नारायण दास की मौत का बदला लेने का मौका हाथ से निकल चुका था। चलो अच्छा ही हुआ गांव के सारे कटेवड़े चले गए, किसी ने भीड़ में से कहा। करीब 15 दिन बीत गए और रब्बी का दूर दूर तक कोई नामो निशान न मिला। सब यही मानकर बैठ गए कि रब्बी पाकिस्तान भाग गया। काफी रात बीत चुकी थी, हवेली अंधेरे में डूबी थी, लेकिन न जाने क्यों पंडित परमानंद पूजा वाले कमरे में आसन लगाए बैठे थे। सामने देवी की मूर्ति के आगे घी का दिया जल रहा था। पंडित जी रोज शाम को संध्या पूजन करके घी का दिया जलाते और बच्चों को प्रसाद बांटते थे। इस बीच रसोई घर में उनके भोजन की व्यवस्था हो जाती और वो रात्रि भोजन कर अपनी छड़ी उठाकर बैठक में चले जाते थे। लेकिन आज वो बच्चों को प्रसाद बांटने के बाद फिर से पूजा घर में चले गए और आसन पर आलथी पालथी मारकर बैठ गए। रात्रि भोजन भी उन्होंने नहीं किया। हवेली में सारे कमरों की लालटेनें जब बुझ गईं तो पंडित जी ने लालटेन उठाई और पूजा घर के पीछे सुरंग जैसे गलियारे से होकर मोटी माई के ओबारे की ओर बढ़े। साथ में गुमाश्ता परखू भी था। परखू के हाथ में लालटेन थमाकर पंडित जी ने ओबारे के दरवाजे का ताला धीरे से खोला। चर्र लगा, मानो पूरी हवेली चर्र की आवाज से गूंज उठी। पंडित जी ने परखू के हाथ से लालटेन अपने हाथ में ले ली। तुरंत अंधेरे में से एक साया उठा और पंडित जी की ओर बढ़ा। साया अचानक उनके पैरों में गिर पड़ा। पंडित जी खामोश खड़े रहे। उनके पैर भीग गए। उन्होंने साये के दोनों कंधे पकड़कर उठाया। हिम्मत से काम लो, सब इंतजाम हो गया है, गाड़ी वान तैयार है। लालटेन की रोशनी में साये की परछाई ओबारे की दीवारों पर फैल गई। परछाई धीमे धीमे कांप रही थी। कुछ कपड़े लत्ते गठरी में बांध लो, बाकी सामान यहीं छोड़ दो। चिंता मत करना, तुम्हारा सामान कहीं नहीं जाएगा, कोई नहीं छुएगा। बस थोड़े दिनों की बात है, लौट आओगे तो तुम्हें तुम्हारा सामान यहीं मिलेगा। अभी तो तुम अपनी जान बचाओ। सामान के दोनों बोरे एक कोने में पड़े थे। गाड़ीवान तुम्हें अंबाला तक छोड़ देगा। वहां से रेलगाड़ी जाएगी बॉर्डर तक। सुना है सरकारी शिविर लगे हैं अंबाला में, वहां तक पहुंचने की बात है बस। उसके बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। भगवान ने सब ठीक रखा तो कल दोपहर बाद तक अंबाला पहुंच जाओगे। पंडित जी ने साये को तसल्ली देनी चाहिए। परखू ने लालटेन उठाई और हवेली के पीछे दरवाजे की ओर बढ़ चला। पीछे पीछे रब्बी और पंडित जी चल रहे थे। गाड़ीवान गाड़ी लेकर खड़ा था और गाड़ी पर मोटा पल्लड़ यानी खलिहान में काम आने वाला सूत का बना भारी लंबा चौड़ा लबादा पड़ा हुआ था। रब्बी पल्लड़ के नीचे गाड़ी में गठरी सा बैठ गया। कोई रास्ते में पूछे तो यही कहना है, पंडित जी की हवेली की औरत है। गुमाश्ता ने गाड़ीवान के कान में फुसफुसाया। गाड़ीवान ने बैलों को हाँक लगाई। बैलगाड़ी मुड़ी और कच्चे रास्ते पर बढ़ चली। जल्द ही अंधेरे में खो गई। घर को तकसीम किए जाने पर उठने वाली दीवारों से अपनी ही आवाज किस कदर बेगानी होकर लौटती है। कैसे पराये हो गए अपने ही आंगन के हिस्से में वजूद का एक हिस्सा किरच किरच टूटकर बिखरता जाता है और कैसे कोई अपना पराया हो जाता है। हवेली में मरम्मत का काम पूरा हो चुका था। करीब 6 महीने लगे। मदन बाबू बीच बीच में आते रहे। अब ये सब पुराना सामान बेकार हो चुका है मदन बाबू, आप कहें तो इसे यहां से हटवा दूं? मुंशी जी ने सवालिया निगाहों से मदन बाबू को देखा। ये कोठार, कटखड़, पुराना दीवान, ये सब तो रहने दो। बस ये जो टूटा फूटा लोहे का सामान है, इस कबाड़ को साफ करवा दो, मदन बाबू ने कहा। पूजा घर की मरम्मत के बाद मूर्तियों की स्थापना कर दी गई थी। मदन बाबू पूजा घर के पीछे वाले गलियारे में पहुंचे, जेब से चाबी निकाली और मोटी माई के ओबारे का दरवाजा खोला।
इस कमरे की कुछ ज्यादा ही मरम्मत कराई गई थी। छत जो टपकने लगी थी। कमरे में घुप अंधेरा था। मुंशी जी पीछे खड़े थे। आंखों के अंधेरे से तालमेल बिठाने में थोड़ा वक्त लगा। इस कमरे में बस ये 2 बोरे थे मदन बाबू। आपको ही पता होगा इनमें क्या है। कुछ बेकार सामान हो तो इसे भी निकलवा देता हूं बाहर। मुंशी जी ने अनुमति चाही। मदन बाबू ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। पूरा ओबारा खाली था। केवल एक कोने में 2 बोरे रखे थे। मदन बाबू ने पूरे ओबारे में एक नजर दौड़ाई। पूरा कमरा खाली। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल आए और दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। मुंशी जी भी उनके पीछे पीछे बाहर आ चुके थे। पंडित परमानंद आखिरी वक्त में भी यही कहते कहते गए थे, रब्बी आएगा एक दिन, उसकी अमानत संभाल के रखना, वो आएगा एक दिन। मदन बाबू के कानों में बाबा के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।